अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। यहाँ ये डिस्टोर्शन आपके सामने है कि कल हमने नॉइज़ तक स्टडी किया था। नॉइज़ की 4 टाइप्स थी और आज हमने डिस्टोर्शन से स्टार्ट करना है कि डिस्टोर्शन क्या होती है। इनका डिफरेंस कौन बताएगा, डिस्टोर्शन और नॉइज़ का? कल क्या बात हुई थी कि डिस्टोर्शन क्या होती है और नॉइज़ क्या होता है? यस, फुल टैप। नो वन? ओके। Distortion and noise are often confused and referred to interchangeably as they both result in the same outcome, i.e., the message not being fully understood by the recipient. डिस्टोर्शन और नॉइज, इसको उसने कहा कि लोग कंफ्यूज कर देते हैं, यानी इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। डिस्टोर्शन को नॉइज समझ लेते हैं, नॉइज को डिस्टोर्शन समझ लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। वो क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि रिजल्ट दोनों का सेम है कि डिस्टोर्शन में भी समझ नहीं आई और नॉइज में भी समझ तो नहीं आई। देखें, एक मैसेज मिल गया, रिसीव कर लिया, लेकिन समझ नहीं आई। एक है कि रिसीव ही नहीं हुआ, बात तो एक ही हुई। इसका मतलब जो सेंडर कहना चाह रहा था वो तो रिसीवर की समझ में नहीं आया। Distortion and noise are often confused and referred to interchangeably as they both result in the same outcome, क्योंकि आउटकम दोनों की सेम है। वो क्या है? The message not being fully understood by the recipient, कि recipient ने मैसेज पूरी तरह से नहीं समझा। However, whereas noise damages the message that is actually transmitted, meaning that only an incomplete message is received. अब इसमें नॉइज जो है वो क्या करता है? नॉइज डैमेजेस द मैसेज, ये तो डैमेज कर देता है, यानी चीज ही आगे वो नहीं पहुंच सकी, डैमेज हो गई। मीनिंग दैट ओनली एन इनकम्प्लीट मैसेज इज रिसीव्ड। ये जरूरी नहीं है, ये एक सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि इनकम्प्लीट मैसेज आपने रिसीव किया। वो ये है कि एक स्पीच चल रही थी, उस स्पीच के दौरान में कोई बोल पड़ा, तो उतना सा पार्ट आपका मिस हुआ, वो तो इनकम्प्लीट समझ में आता है कि इनकम्प्लीट मैसेज इज रिसीव्ड। लेकिन आपको कोई मैसेज रशियन लैंग्वेज में, जापानीज लैंग्वेज में, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेज में दिया जा रहा है, तो वो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आया, तो इनकम्प्लीट क्या, आपने कुछ भी रिसीव नहीं किया। डिस्टोर्शन रिफर्स टू द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कंप्लीट मैसेज। लेकिन डिस्टोर्शन में क्या है कि पूरा जो मैसेज है उसको मिस इंटरप्रेट आप करते हैं। ये भी कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है इसका भी कुछ पार्ट ही आप मिस इंटरप्रेट करें, कि पूरी आपको बात समझ आ रही थी, अंदर से कोई एक वर्ड ने आगे सिर्फ आपको कंफ्यूज किया, उसके दो मीनिंग से आपको समझ नहीं आई कि इसमें से कौन सा है। तो इसलिए ये भी कोई जरूरी नहीं है कि डिस्टोर्शन में सारे का सारा मैसेज आप मिस इंटरप्रेट करें। हो सकता है कि कुछ पार्ट आप उसका मिस इंटरप्रेट करें और कंप्लीट हो सकता है। कंप्लीट किस तरह हो सकता है कि मैसेज जो भी दिया गया वो इतना कंफ्यूजिंग है कि आपको उसकी समझ नहीं आ रही कि अब क्या करना है। तो अगर मैसेज शॉर्ट सा मैसेज होता है, उसमें उसका उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो सके तो कंप्लीट हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर दफ़ा कंप्लीट मैसेज की मिस इंटरप्रिटेशन हो। A common example would be the use of humor in messages, which, in the absence of visual signals and body language, can often be misinterpreted. Common example क्या है? वो है जैसे ह्यूमर यूज किया जाता है। ह्यूमर, आपने मजाक की कोई बात की मैसेज में, जो कि जब विजुअल सिग्नल्स नहीं होंगे, बॉडी लैंग्वेज वगैरह नहीं होगी, उस सूरत में मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस हैं। किस तरह से? कि आपने एक मैसेज दिया किसी को, उस मैसेज के वर्ड्स उसने सारे समझ लिए, लेकिन वो समझा कि आपने बड़ा सीरियस मैसेज दिया है, जबकि वो सीरियस मैसेज नहीं था, वो तो मजाक की बात थी। लेकिन वर्ड्स के अंदर से तो वो नजर नहीं आया, मजाक तो नजर आना था आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ, विजुअल सिग्नल्स के साथ। Another example might be when a recipient interprets the message as having being a sharing of information, whereas the sender intended the message to trigger an action. दूसरी एग्जांपल क्या है कि ऐसा भी हो सकता है
कि एक आदमी ने मैसेज शेयर किया, वो चाहता था कि इस पे कोई एक्शन जनरेट किया जाए। यूं समझें कि उसने रिक्वेस्ट की कि आप उसके लिए कुछ करें, लेकिन वो जो रिसीवर है वो उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन समझता है। वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये कर दें, और वो समझ रहा है कि शायद उसने मुझे कोई बात बताई है। किस तरह से एक पर्सन आपसे ये कहता है कि आप काइंडली मुझे थोड़ा सा अगर मेरी सिचुएशन को समझें, तो सिचुएशन ये है कि आज बिल पे करने की लास्ट डेट है और मेरे पास इस वक्त कोई अमाउंट नहीं है पूरी जिससे मैं बिल पे कर सकूं। अब डेफिनेटली वो आपसे रिक्वेस्ट ही उसने की है। वो ठीक है कि उसने प्रॉपरली इसको क्लियर नहीं किया, वो उसकी तरफ से नहीं हुआ। यही तो डिस्टॉर्शन है, जैसे हमने कहा था कि सेंडर की तरफ से भी हो सकती है और रिसीवर की तरफ से भी हो सकती है। अब सेंडर ने मैसेज को पूरी तरह से क्लियर किया ही नहीं। अब क्लियर ना करने की वजह से फिर क्या हुआ कि उसने अगले आदमी ने ये समझा कि मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि उसके पास पैसे नहीं, बस ठीक है, अच्छा। वो कहता चलो कोई बात नहीं। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि मैंने बिल पे करना होता है लेकिन मेरे पास भी अमाउंट पूरी नहीं होती, चलो बात खत्म हो गई। वो चाहता था कि कोई एक्शन जनरेट किया जाए उसकी बात पे, लेकिन आपने इंफॉर्मेशन समझ लिया। तो ये डिस्टोर्शन है कि मैसेज कुछ था, उसको समझ कुछ और लिया। मिसअंडरस्टैंडिंग, ये डिस्टोर्शन। उसके बाद मैसेज है कि मैसेज क्या है? अ मैसेज इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, अ रिक्वेस्ट और सिमिलर। एक मैसेज जो है वो कुछ भी, चाहे किसी ने रिक्वेस्ट की है, कोई एडवाइस किया आपको, कोई न्यूज दी है, कोई इंफॉर्मेशन दी है, जो कुछ भी उसने किया वो मैसेज है। फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी द अंडरलाइंग आइडिया और थीम इन एन एडवर्ट। किसी एक एडवर्टिजमेंट में हो सकता है कि जो उसने मैसेज दिया है वो क्या है। अब देखें कि अंडरलाइंग आइडिया, जो हिडन आइडिया और थीम होगा वही मैसेज होगा। बाजार तो उसमें बहुत कुछ होगा, काफ़ी कुछ लिखा होगा। अब देखें कि जब भी आपको ऐड आती है तो आप यही कहते हैं कि फलां जो कंपनी है उन्होंने एप्लीकेशंस डिमांड की हैं। अब जो एप्लीकेशंस डिमांड की हैं उन्होंने, वही असल में अंडरलाइंग आइडिया है, वही मैसेज है। और हालांकि उसके साथ कितना कुछ और भी लिखा होता है, लेकिन बात हम प्राइमरी मैसेज की ही उसमें कर रहे होते हैं। उसमें क्या होगा? अ नोटिस और अनाउंसमेंट प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है, किसी सर्विस को प्रमोट किया जा रहा है, कोई इवेंट है, और पब्लिसाइजिंग अ जॉब वैकेंसी, या किसी जॉब की वैकेंसी उन्होंने अनाउंस की है, ऐसा हो सकता है। और द सेंट्रल और प्राइमरी कंटेंट और इंफॉर्मेशन दैट पासिस फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर, या फिर जो भी चीज सेंडर से रिसीवर तक जो आइडिया उसने कन्वे करना है वही प्राइमरी मैसेज है। The center of primary content ultimately refers to the reason for sending the message. उससे पता चलता है कि इस मैसेज को सेंड करने की क्या रीजन है, क्योंकि वो प्राइमरी मैसेज ने ही बताना है। फॉर एग्जाम्पल, a request by a manager for an employee to prepare a report by the end of the day. अब उसने, किसी मैनेजर ने एम्प्लॉय से ये कहा कि वो एक रिपोर्ट शाम तक तैयार कर दे। अब यही उसमें मैसेज है। इन बिजनेस टर्म्स द मैसेज माइट बी, अब मैसेज बिजनेस टर्म्स में देखा जाए तो किस किस चीज को आप मैसेज कह सकते हैं? आंसर्स टू अ क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो भी मैसेज। इंफॉर्मेशन दैट द रिसिपिएंट शुड रिमेंबर दैट कुड बी यूजफुल इन द फ्यूचर, कॉमनली रिफर्ड टू एज फॉर योर इंफॉर्मेशन, FYI। FYI यानी मतलब जो भी मैसेज आपने दिया वो मैसेज ही है। हाँ, कॉल टू एक्शन, आपने किसी को किसी एक्शन के लिए कहा, वो भी एक मैसेज है। आस्किंग द रिसिपिएंट टू डू समथिंग, आपने रिसिपिएंट से कहा कि वो कोई काम करे। फीडबैक, फीडबैक इज द confirmation or response that a message has been received and understood। फीडबैक एक कॉन्फर्मेशन है, रिस्पॉन्स है। किस चीज का? पहली बात तो ये कि कॉन्फर्मेशन किस चीज की है कि हमें मैसेज आपका रिसीव हो गया, और दूसरी चीज साथ ये भी उसे बतानी है कि आपने मैसेज समझ भी लिया है। ड्यूरिंग ईमेल कम्युनिकेशन दिस may टेक द फॉर्म ऑफ अ वेरी ब्रीफ ईमेल confirming
रिसीट ऑफ द सेंडर्स इनिशियल ईमेल। अब देखें कि किसी ने आपको ईमेल सेंड की, आपने उनको एक ईमेल ये सेंड की कि आपकी ईमेल हमें मिल गई। However, such a brief reply in itself does not necessarily confirm that the message has been correctly understood. इसमें यह नहीं पता चलता कि आपने मैसेज समझ भी लिया है। This is where a longer response can help to articulate exactly the message that the recipient has interpreted. इससे आपका सिर्फ इतना सा आपकी तरफ से मैसेज गया कि आपने मैसेज रिसीव किया है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग बताने के लिए क्या होगा कि आपको जरा लॉन्गर रिस्पॉन्स लिखना चाहिए टू आर्टिकुलेट एग्जैक्टली द मैसेज दैट द रिसिपिएंट हैज इंटरप्रेटेड, ताकि उसे पता चल जाए कि आपको समझ क्या आई है इस कम्युनिकेशन की। फीडबैक इज अ पावरफुल टेक्निक व्हेन यूज्ड इन वर्बल कम्युनिकेशन। फीडबैक अगर आप इसको यूज करें सही तरह से तो ये पावरफुल टेक्निक है। फॉर एग्जांपल फेस टू फेस, टेलीफोन और वीडियो कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे इसने वर्बल की टर्म यूज की, वर्बल की बजाय ओरल चाहिए था कि अगर इसे आप ओरल में यूज करेंगे तो बड़ी पावरफुल टेक्निक है। अ सिंपल एक्सचेंज में इन्वॉल्व द फॉलोइंग। सिंपल एक्सचेंज के अंदर क्या कुछ है? फर्स्ट, पर्सन वन स्टेट्स देयर पॉइंट विच पर्सन टू लिसन्स टू। एक आदमी है, वो क्या करता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे पर्सन तक कन्वे करता है जिसको वो दूसरा पर्सन सुनता है। फिर पर्सन टू देन रिपीट्स बैक इन देयर ओन वर्ड्स व्हाट दे अंडरस्टूड द मैसेज टू बी। अब पर्सन टू उसमें जो है वो उसको समझता है कि उसने क्या कहा पर्सन वन ने, उसे रिपीट करके पर्सन वन को वो बता देता है। फिर पर्सन वन कंफर्म्स दैट द मैसेज दैट पर्सन टू हैज रिसीव्ड इज द मैसेज दे मेंट टू कम्युनिकेट। अब पर्सन वन वो फिर बताता है कि हाँ बिल्कुल यही मेरा मैसेज था। यहाँ आके पता चलता है कि ये प्रॉपर फीडबैक गया है और कम्युनिकेशन हमारी इफेक्टिव हो गई है। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी, इनइफेक्टिव होगी। अब आपको याद होगा कभी आप भी बचपन में जब आपको वो चीज़ लेने भेजा जाता था शॉप से, करीब शॉप से, आपसे घर वाले कहते थे आपने ये चीज़ें लेके आनी है और इतने पैसे बाकी आ जाने इसमें से। अब वो आपको सारी बात बता देते, फिर कहते अच्छा बताओ क्या कहोगे जाके। अब वो रिपीट करते, वो कहते हैं हाँ ठीक है। तो ये है प्रॉपर कम्युनिकेशन। वरना अगर यही ना पता चले कि पर्सन टू जो है, रिसीवर जो आपका, उसने इस मैसेज को समझा क्या है, तो हो सकता है वो आगे कम्युनिकेशन डिफेक्टिव हो जाए। इस वजह से ज़रूरी है कि फीडबैक प्रॉपर दे के कंफर्म कर दिया जाए कि अब मुझे क्या समझ आई है। फिर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट किसको कहते हैं? अ सेट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस। सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस जो इर्द गिर्द के हालात हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो इस इनका बड़ा रोल है। कॉन्टेक्स्ट जहां भी होगा इसने अपना रोल जरूर प्ले करना है कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग में। द सेंडर मस्ट अप्रिशिएट द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर कम्युनिकेटिंग अ मैसेज इन ऑर्डर टू इंश्योर दे अडॉप्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। तो कॉन्टेक्स्ट ऐसी चीज है जिसमें जो भी लोग जितनी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट से मुतअसर जरूर होते हैं। आप देखेंगे आप कोई मैसेज जब लिखेंगे या ओरली कोई मैसेज आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो आप अपनी कंडीशंस, अपने एक्सपीरियंस और अपनी क्वालिफिकेशन, अपने कल्चर, अपने रिलीजन के मुताबिक एक्चुअली उसे आप मैसेज को इनकोड कर रहे होते हैं। और जब नेक्स्ट पर्सन डिकोड करेगा, वो किस तरह डिकोड करेगा? वो भी अपने कल्चर, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने रिलीजन, अपने कंट्री, अपने लाइफ स्टाइल के मुताबिक उसको उसने डिकोड करना है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट बहुत पावरफुल किस्म का एक स्टिमुलस है जिसने आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट जरूर करना है। आप देखें कि कॉन्टेक्स्ट की वजह से क्या होगा। जिस तरह का कॉन्टेक्स्ट होगा उसमें आप देखेंगे कि किस पर्सन को ये मैसेज दे रहा हूँ, तो आप अपना मीडियम चैनल उसी के मुताबिक ही यूज़ करेंगे, उस तरह का मीडियम, उसी तरह का चैनल। और फिर उस मीडियम चैनल के अलावा आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स आपका वो क्या होगा, टोन क्या होगी, ये कॉन्टेक्स्ट में बताना है। फिर मैसेज अभी जाना चाहिए या ज़रा ठहर के जाना चाहिए, ये कॉन्टेक्स्ट नहीं बताना है कि किस वक्त मैसेज देना है। The sender must appreciate the context in which they are communicating a message in order to ensure they adopt the most appropriate way to communicate information.
तो इसमें सेंडर जो है उसे कॉन्टेक्स्ट जरूर देखना चाहिए जिसमें वो मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा है, ताकि वो प्रॉपर उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वे है कम्युनिकेशन का उसको अडॉप्ट कर सके, as well as considering whom the receiver is and the nature of the information being communicated। और इसमें यह भी देखना आपने कि आपका रिसीवर कौन है और इंफॉर्मेशन किस तरह की है। अब देखें, जैसे हम कहते हैं कि अगर बैड न्यूज़ है तो उसकी टेक्निक आपको चेंज करना पड़ती है, गुड न्यूज़ है तो उसकी और टेक्निक है, बैड की और है। फिर they may also need to factor in, for example, whether the message incorporates good news or bad news। देखिए वही चीज कि गुड न्यूज है या बैड न्यूज है, whether it may be time critical or whether it may require a decision to be made। टाइम क्रिटिकल है, किस टाइम के साथ ताल्लुक है कि ये फौरी तौर पे आपने अर्जेंटली मैसेज देना है नहीं देना, या फिर ऐसा है कि whether it may require a decision to be made कि अगर तो आप इंफॉर्मेशन इस तरह की देंगे कि अगले आदमी उस पर डिसीजन लेना है, तो फिर आप देखेंगे आपकी टोन क्या होगी, किस तरह से आप मैसेज कन्वे करेंगे। और एक है आपने इन्फॉर्मेशन किसी को सिर्फ शेयर करनी है, वो किस तरह की होगी। इन्फॉर्मेशन शेयर करना और है, डिसीजन के लिए तो आपको कन्विंस भी कई दफ़ा करना पड़ता है। आप उसमें अपने कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं जिनकी वजह से उसे पता चलता है कि मैंने इन आर्ग्यूमेंट्स की बेस पे डिसीजन लेना है। Then contextual considerations when selecting the appropriate form of communication include। अब इसमें कौन कौन सी considerations हैं आपकी वो जरा चेक करें। Formal versus informal। Formal communications include contracts, business letters and reports, whereas informal communication include telephone calls and face-to-face discussions। अब देखें फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसमें क्या होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली एक तो है कि बिजनेस कम्युनिकेशन को हम फॉर्मल कहते ही हैं, क्योंकि हम जब फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन, उसको हम आमतौर पे इनफॉर्मल समझते हैं। और जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में, कमर्शियल इन्वायरमेंट में, उसे हम फॉर्मल समझते हैं। लेकिन एक है कि है तो सारा ही वो कमर्शियल इन्वायरमेंट, उसमें फॉर्मल हम उसको समझते हैं जो रिटन है। उसकी रीज़न ये होती है कि रिकॉर्ड में रहेगी और उसमें फिर फॉर्मेलिटीज़ के लेवल्स आप देखेंगे किस किस तरह वर्ड्स किस तरह के यूज़ करने हैं, पंक्चुएशन का भी पता हो, ग्रामर का पता हो, स्पेलिंग का पता हो। अब ये वो चीज़ें हैं जो ओरल में होती नहीं हैं। ग्रामर स्पेलिंग उसमें कहाँ आ जाते हैं। ग्रामर छोटी मोटी जो उसमें एरर्स होती हैं वो भी उसको इग्नोर कर दिया जाता है, नेग्लिजिबल होती है। लेकिन रिटन में ऐसा नहीं है। Formal communications include contracts, business letters, and reports, whereas informal communication include telephone calls and face-to-face discussions। तो फॉर्मल में हम रिटन पे चले जाते हैं, इनफॉर्मल में वही ओरल आ जाती है, टेलीफोन कॉल्स एंड फेस टू फेस डिस्कशन। Consider the difference between how you communicate with your family and friends compared to how you might communicate with a client or supplier in the workplace। अब ये देखना है कि डिफरेंस जो है कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, और एक आपकी कम्युनिकेशन है आपकी क्लाइंट के साथ या सप्लायर के साथ वर्क प्लेस में। ये बड़ा डिफरेंस है। कम्युनिकेशन बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स इज टिपिकली इनफॉर्मल। कम्युनिकेशन जो आप अपनी फैमिली में और फ्रेंड्स में कर रहे होते हैं ये इनफॉर्मल होती है। ये अभी मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि हमारी जितनी सोशल है उसको हम इनफॉर्मल समझते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन में आगे हम कहते हैं ये फॉर्मल है, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में आगे फिर फॉर्मेलिटी का लेवल हम चेक करते हैं कि जब भी बिजनेस कम्युनिकेशन में हम बात करेंगे जिसमें रिटन चीजें आएंगी, जितनी भी रिटन सारी फॉर्मल हो जाएगी और ओरल उसको इनफॉर्मल समझा जाता है। तो फ्रेंड्स और फैमिली में इनफॉर्मल भी है ये और स्पॉन्टेनियस भी है, यानी इसमें डिलिब्रेशन कम है, हमें सोचना कम पड़ता है, ऐसी बातचीत होती रहती। द लैंग्वेज यूज माइट इनकॉर्पोरेट ह्यूमर। और जो लैंग्वेज आप यूज करते हैं फ्रेंड्स और फैमिली में उसमें ह्यूमर बहुत सारा आ जाता है। एंड स्लैंग, और स्लैंग आप यूज करते हैं। स्लैंग क्या होता है, किसी भी सोशल क्लास में कुछ वर्ड्स जो उनमें कॉमन होते हैं, जैसे कुछ बच्चे बच्चे जब बातें करते हैं तो बच्चों के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बड़ों के नहीं होते, जैसे डॉग से डॉगी बना देते हैं, इस तरह के स्लैंग। अब ये क्या है कि ये आप अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स में इस तरह की बातें करते हैं, ह्यूमर है, फिर मज़ा इसमें ज़्यादा है। एंड द फॉर्म ऑफ एड्रेस इज मोर लाइकली टू बी फेमिलियर एंड कैजुअल। और आप किस तरह किसी को क्या के क्या वर्ड्स यूज करके उसको बुलाते हैं वो भी आपका कैजुअल हो जाता है बहुत सारा। कंपेयर दिस विद कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस।
कम्युनिकेशन जो आपकी वर्क प्लेस की है, इसको ज़रा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सर्कल से कंपेयर करें, इज़ नॉर्मली मच मोर फॉर्मल। ये फॉर्मल ज़्यादा होती है एंड लेस स्पॉन्टेनियस, और डिलिबरेट हो जाती है। स्पॉन्टेनिटी, वो जो बर्जस्तगी होती है, वो इसमें कम होती है कि फौरी तौर पे बात आप कर दें। ये सोच समझ के ही करनी पड़ती है, बिला सोचे समझे नहीं होती। केयरफुल थॉट एंड कंसिडरेशन वुड बी अप्लाइड टू राइटिंग अ रिपोर्ट। अब आपने एक रिपोर्ट लिखनी हो तो उसमें आप उसे केयरफुली सोचते हैं, कंसिडर करते हैं। और कब, जब आप किसी क्लाइंट वगैरह के साथ बात करनी है, कोई मेमो उसको लिखनी है, ये रिपोर्ट देनी है, तो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पे जाना पड़ता है, सोचना पड़ता है बिफोर सेंडिंग इट, टू इंश्योर इट इज एक्यूरेट एंड डजंट क्रिएट अनड्यू रिस्क फॉर द सेंडर। ये सेंडर के लिए कोई रिस्क ना बन जाए। सेंडर क्या है कि आप ही सेंडर हैं। रिस्क आपके लिए क्या हो सकता है कि ये ना हो कि आपने तो रिक्वेस्ट की है, वो समझे कि हमें ये थ्रेटन कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम बगैर सोचे समझे अगर कोई बात करेंगे, तो हो सकता है वो कहे जी कि इन्हें तो एटिकेट पता ही कुछ नहीं है, मैनर्स नहीं है इनको। ऐसा ना हो। Forms of address would often be more formal with terms such as Miss, Mr. or Sir slash Madam being commonly used. अब forms of address क्या है उसमें कि आपने किस तरह से किसी को एड्रेस करना है। मिस्टर क्या बुलाना है, सर कहना है, मैडम कहना है। ये ना हो कि हम इनको रॉन्गली यूज कर दें, यानी मेल के लिए मिस्टर यूज करना है, फीमेल के लिए कहीं यूज ना हो जाए, फीमेल के लिए मैडम था कहीं मेल के लिए यूज ना हो जाए। इसमें भी हमें केयर करनी पड़ेगी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में हम एड्रेसेस, जब ये वर्ड्स ऑफ एड्रेस यूज करते हैं, एड्रेसिंग वर्ड्स, इसमें हम कैजुअल हो जाते हैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में कैजुअल नहीं हो सकते, इसमें फॉर्मेलिटी होगी। फिर है कॉन्फिडेंशियल वर्सेस नॉन कॉन्फिडेंशियल। ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है कि कभी कॉन्फिडेंशियल कॉन्टेक्स्ट में आप लिख रहे हैं कि जिसको लिख रहे हैं सिर्फ उसी से ही बात आप करना चाह रहे हैं और कोई उसको ना रीड करे। एक है नॉन कॉन्फिडेंशियल के जिसमें ऐसी बात ही कोई नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं है। अब दोनों के लिए आपको फिर डिफरेंट टेक्निक्स अडॉप्ट करना पड़ती हैं, मीडियम चैनल आपको चेंज करना पड़ते हैं। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दैट इज ओनली इंटेंडेड फॉर द रिसीवर शुड बी मार्क्ड एज कॉन्फिडेंशियल एंड नॉट कम्युनिकेटेड टू अदर पार्टीज। अब इसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि सिर्फ आपके उसी एक रिसीवर के लिए है, उस पर आपको लिखना चाहिए कॉन्फिडेंशियल, ताकि बाकी कोई ना पढ़े। एंड नॉट कम्युनिकेटेड टू अदर पार्टीज, दूसरी पार्टीज के लिए वो नहीं होती। फॉर एग्जांपल पे रोल डेटा। अब पे रोल डेटा कि आपके पास जो एम्प्लॉयज हैं उनकी कितनी कितनी पेज हैं, कितनी उनकी इंक्रीमेंट्स लग रही हैं, वो अब ये वो डेटा है जो कॉन्फिडेंशियल है, हर एक साथ आप शेयर नहीं करते। एंड क्लाइंट डेटा, आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की पूरी आपकी पेशेंट की जो हिस्ट्री है पूरी, वो उसके पास मौजूद होती है। आप क्लाइंट हैं किसी लॉयर के, आपका पूरा जो है डिटेल्स, आपकी डॉक्यूमेंट्स उसके पास पड़े होते हैं, तो वो किसी के साथ शेयर ना करें, ये कॉन्फिडेंशियल है। यानी आप देखें कि वो लॉयर जो है वो बातें जितनी मर्जी लोगों के साथ करे, लेकिन जहां आ गया कॉन्फिडेंशियल कॉन्टेक्स्ट, उसमें हर बात वो शेयर नहीं कर सकता। There are often laws that an organization must abide by to protect third parties and employees from the misuse of personal and sensitive data. आप ये समझते हैं कि ऐसे लॉज मौजूद हैं कि जो आपको बाउंड कर देते हैं कि अगर आप लॉयर हैं तो ये डेटा अपने क्लाइंट का किसी और के साथ शेयर ना करें, वरना आपके अपने अगेंस्ट केस हो सकता है। तो इसलिए पर्सनल और सेंसिटिव डेटा एक किसी के साथ शेयर नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास कॉलेज में जो डेटा होता है, गर्ल्स का है, बॉयज़ का है, आप देखें कॉलेज की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इसमें आपकी पिक्स भी चाहिए होती हैं, तो ये ना हो कि ये आगे कोई बंदा बैठा हुआ है वो आपसे लेके आगे शेयर करता रहे, तो ये गलत हो जाएगा। सेंसिटिव डेटा, इसके लिए लॉज मौजूद हैं। प्रोफेशनल सच एज अकाउंटेंट्स, lawyers and doctors owe their clients a duty of confidentiality and must ensure that communication does not breach that duty. अब लॉयर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, इनके पास जो डेटा होगा एक ड्यूटी बन जाती है कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखें और इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करें, या हम उनका जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है अपने क्लाइंट्स के साथ उसको प्रोटेक्ट करें। अर्जेंट वर्सेस नॉन अर्जेंट। अब कभी आपको कम्युनिकेशन फौरी तौर पे करना पड़ेगी, कभी आपके पास कोई टाइम होता है। अब दो तरह के अगर आपके पास मैसेजेस हैं, अब उनमें से पहले किसको करना है आपने, अब वो
जो रिक्वायरमेंट है वही बताएगी, टाइम दोनों के लिए आपके पास कितना कितना है, उसके मुताबिक आप कम्युनिकेट करेंगे। एक मैसेज को आप प्रायोरिटी बेसिस पे पहले कर लेंगे, दूसरे को बाद में करेंगे। बी क्लियर ऑन द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ मैसेजेस दैट आर कम्युनिकेटेड। अब जो मैसेजेस आप कम्युनिकेट करते हैं उनमें प्रायोरिटाइज भी करें, उनमें देखें पहले कौन सा बाद में कौन सा। सम मे नीड डीलिंग विद इमीडिएटली, कुछ को फौरी तौर पे करना पड़ेगा, ईजी बुकिंग फ्लाइट्स एट एन एयरलाइन, किसी एयरलाइन के लिए फ्लाइट्स बुक करवाना, और रूम्स एट अ होटल, किसी होटल में रूम्स बुक करवाना विच रिक्वायर रियल टाइम अप टू डेट इंफॉर्मेशन, इसके लिए आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए, वाइल्स्ट अदर्स मे बी मोर रूटीन। अब देखें कि जहाँ पे आपने फौरी तौर पे कोई रूम्स बुक करवाने हैं या कोई फ्लाइट बुक करवानी है, इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट करके इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन ले लें। बस अदर्स में बी मोर रूटीन एंड अलो लॉन्गर पीरियड बिफोर नीडिंग एक्शन। बाकी ऐसे होते हैं जिनमें आप लॉन्गर एक्शन या लॉन्गर पीरियड के लिए आपको एक्शन रिक्वायर्ड होता है कि आपने करना है लेकिन अभी टाइम बहुत सारा पड़ा है। अब एक एयरलाइन की बुकिंग क्यों करवानी है कि आप, हो सकता है कि बाद में आपको अगर सीट ना मिले तो प्रॉब्लम होगा, और आपके यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस, कोई सेमिनार, कोई मीटिंग के लिए लोग आ रहे हैं और आपको फौरी तौर पे होटल में रूम्स बुक करवाने हैं, तो इसके लिए तो आप पहले कर लेंगे, प्रायोरिटी में ये पहले होगा काम। लेकिन अगर कोई काम इस तरह का है जिस तरह उसने कहा लॉन्गर पीरियड, लॉन्गर पीरियड कैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल अ रिव्यू ऑफ अ सेट ऑफ अकाउंट्स दैट नीड्स टू बी फाइल्ड विद द टैक्स अथॉरिटीज इन अ मंथ्स टाइम। आपने एक मंथ में जाके टैक्स अथॉरिटीज के पास कोई आपने फाइल्स वगैरह सबमिट करनी है, तो अभी एक माह का अगर टाइम है तो पहले आप होटल के रूम्स बुक करवाएंगे। वो जो एक माह जिसके लिए अभी पड़ा हुआ वो तो आप उसके बाद भी कर सकते हैं कि आप पहले बुकिंग करवा लें। कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज टिपिकली रिलेट्स टू द प्रेजेंट। अब हेल्थ के सेफ्टी के जो इश्यूज हैं इनका ताल्लुक आपके प्रेजेंट के साथ ही होता है। सच कम्युनिकेशन इज okay. Such communication is needed to reduce a risk, whether it be to evacuate from a pending hurricane or tsunami. अब देखें कि इसमें सच कम्युनिकेशन नीडेड टू रिड्यूस अ रिस्क, रिस्क कम करना है कम्युनिकेशन करके, whether it be to evacuate from a pending hurricane or tsunami, कोई तूफान आ रहा है उसके लिए आपको जो करीब आप जहाँ पे उस लोकेलिटी में जहाँ पे रह रहे हैं वो खाली करवानी पड़ेगी आपसे। तो अब इसमें हमने प्रायोरिटी देखनी है कि वो सुनामी वाली जो है वो रिपोर्ट, वो मैसेज पहले वो देना है, या फिर दूसरा क्या है, whether it is needed to warn about the long term effect of eye strain from overuse of computers in the workplace। एक ये है कि आप अपने ऑफिस में कंप्यूटर्स यूज करते रहते हैं जिसकी वजह से आपकी आईज पे स्ट्रेन पड़ता है। अब ये भी आपको एक मैसेज देना है। एक मैसेज ये है कि आप सुनामी आ रहा है उसकी वजह से इस टेरिटरी को, इस लोकेलिटी को आपने खाली कर देना, इवैक्यूएट करना, खाली करना है। और दूसरा है कि आपकी आईज पे स्ट्रेन पड़ता है कंप्यूटर यूज करते हुए, इसलिए इसका भी कोई थोड़ा बहुत आप कोई एहतियात करें, कोई मेडिसिन, कोई जो भी है वो करें। अच्छा, अब इन दोनों में से फिर प्रायोरिटी आ जाएगी कि अर्जेंट मैसेज पहले कौन सा आपको दिया जाएगा और बाद में कौन सा दिया जाएगा। द अर्जेंसी कॉन्टेक्स्ट इज रेलिवेंट टू हाउ द मैसेज इज क्रिएटेड एंड कम्युनिकेटेड। अब ये देखना है कि इस कॉन्टेक्स्ट में, ये दोनों कॉन्टेक्स्ट हमारे सामने हैं, इसे मैसेज किस तरह से क्रिएट किया जाएगा, इनकोडिंग किस तरह से इसकी होगी, और फिर उसको किस तरह से मैसेज को डिलीवर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज क्रिटिकल टू कन्वे अ वार्निंग अबाउट अ फायर इमीडिएटली। कहीं पे अगर खुदा ना खासा कोई आग लग जाती है, वो आपने फौरी तौर पे बताना है और तमाम लोगों को बताना, एंड टू ऑल पीपल। हेंस द यूज ऑफ ओरल एंड विजुअल फायर अलार्म्स टू कम्युनिकेट द वार्निंग इंस्टेंटली। इसमें क्या करना है कि ओरल और विजुअल फायर अलार्म्स आप यूज करेंगे। ओरल जो सुने लोगों को आप बताते हैं, अनाउंस कर दिया, और दूसरा क्या है, विजुअल फायर अलार्म्स जो देखने में उन्हें नजर आए कि अलार्म्स चल रहे हैं।
अब ये क्या है कि आप हर तरह से उन्हें आप विजुअल और ओरल अलार्म्स यूज करके वार्न कर रहे हैं। अब आपने मैसेज यानी क्रिएट किसका किया, ओरली और विजुअली, स्क्रीन पर जो लगी हुई हैं उन पे शो कर दिया। However, guidance on the long-term health impact from the use of computer monitors, अब जो कंप्यूटर मॉनिटर्स वाला जो आपने बताना था वो किस तरह से सर्कुलेट करेंगे, इन एन इंटरनल मेमो। इसके लिए अब मेमोज यूज कर रहे हैं और पोस्टेड ऑन अ नोटिस बोर्ड, या फिर पोस्ट कर दिया आपने नोटिस बोर्ड पे फॉर एम्प्लॉइज टू अब्सॉर्ब व्हेन कन्वीनियंट। नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, जब उनका दिल चाहे जाके देख लें। अब देखें कि जहाँ पे अर्जेंट था वहां पे हमने किस तरह के अलार्म्स यूज किए, और जहाँ नॉन अर्जेंट है यानी कुछ देर के बाद भी हो सकता है वहां नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। हालांकि हम खुद कहते हैं कि नोटिस बोर्ड जो है ऐसा मीडियम है कि जो बहुत इफेक्टिव नहीं होता। कई दफा आपके पास टाइम ही नहीं होता, वो टाइम होगा निकाल के आप जाएंगे फिर चेक करेंगे। देन इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि इंटरनली जब आपने मैसेजेस देने हैं तो वो किस तरह मैसेज देंगे, एक्सटर्नली मैसेजेस देने हैं तो वो किस तरह देंगे। मीटिंग्स, मेमोरेंडा एंड नोटिस आर टिपिकली मोर अप्रोप्रिएट फॉर इंटरनल कम्युनिकेशंस। मीटिंग, मेमोरेंडा, जो मेमोरेंडम का प्लूरल है मेमोरेंडा, एंड नोटिस आर टिपिकली मोर अप्रोप्रिएट, ये ज्यादा मुनासिब हैं फॉर इंटरनल कम्युनिकेशंस। इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए ये ज्यादा मुनासिब हैं। whereas letters and emails are often better suited to external communications। लेकिन दूसरी तरफ जो लेटर्स और ईमेल्स हैं ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा अच्छे हैं। However, there is overlap between how the same channel can be applied to both internal and external communications by adjusting, for example, the language and tone। अब यहाँ पे ये देखना है कि जब आप इंटरनली ईमेल को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमने कहा कि हम एक्सटर्नली यूज करते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि लेटर्स और ईमेल्स इनको कहाँ यूज करना है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस में। क्यों कि इनमें कुछ ज़रा फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अब मसला ये है कि क्या आप इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ईमेल सिर्फ एक्सटर्नल में ही यूज़ हो या इंटरनल में भी यूज़ हो सकती है। तो डेफिनेटली यूज़ तो दोनों में इसने हो जाना है। आप इसका क्या कर सकते हैं, अब एक अगर ईमेल आप ईमेल को एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, अपने ही किसी कॉलीग को ईमेल क्यों नहीं कर सकते, उसको भी कर सकते हैं। ये हो जाएगी ओवरलैपिंग। क्यों कि सेम चैनल आप यूज कर रहे हैं इंटरनल में भी और एक्सटर्नल में भी। उस सूरत में हम देखेंगे इनमें डिफरेंस कहाँ पे है। द सेम चैनल कैन बी अप्लाई टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस बाय एडजस्टिंग फॉर एग्जांपल द लैंग्वेज एंड टोन। इसमें लैंग्वेज और टोन को हम एडजस्ट करेंगे। लैंग्वेज एक्सटर्नल के लिए और होगी, इंटरनल के लिए और होगी। टोन इसी तरह से आपकी किस तरह की होगी, अब ये इंटरनल एक्सटर्नल के लिए चेंज होगी। तो यानी ये कॉन्टेक्स्ट हमें बताएगा कि हम कौन सा मीडियम चैनल यूज करेंगे, और अगर मीडियम चैनल सेम भी होगा तो लैंग्वेज उसको आगे डिस्टिंक्ट कर देगी ताकि दूसरों के साथ उसका डिफरेंस रहे। ये थे कुछ कॉन्टेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास क्या क्या है, किस किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। The following table demonstrates the 4 key methods of communication। अब बेसिकली अगर हम देखें तो वो तो दो ही हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में रिटन और ओरल आ जाते हैं, और नॉन वर्बल में जिसमें ये विजुअल उसने यूज किया और पिक्टोरियल यूज किया। ये देखना है कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अच्छा, इसमें अब फर्स्ट है रिटन। रिटन में है रिपोर्ट्स, ईमेल्स, लेटर्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिटन की कि हम रिटन कम्युनिकेशन में रिपोर्ट्स, ईमेल्स और लेटर्स यूज करते हैं। ये एक मेथड है कम्युनिकेशन का। फिर है ओरल। ओरल में क्या होगा, फेस टू फेस डिस्कशन, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। अब ये क्या है कि ओरल में फेस टू फेस भी है और टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी है।
Consider your own experience in that people typically use a multitude of gestures and facial expressions to emphasize and articulate their message. याद रखें कि जैसे हम रिटन में स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन को ऐड कर देते हैं अंदर, हालांकि वो नॉन वर्बल चीजें हैं सारी। हमने पढ़ा था स्टार्ट में कि इफेक्ट ऑफ अपीयरेंस ऑन रिटन मैसेजेस, अपीयरेंस में ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ये जिन्हें हम राइटिंग मैकेनिक्स कहते हैं, वो सारे शामिल थे। इसी तरह से ओरल है, ओरल जब होगी कम्युनिकेशन तो इसमें भी नॉन वर्बल ने साथ साथ ही चलना है, साथ साथ बिल्कुल। वो किस तरह से है? Consider your own experience that people typically use a multitude of gestures and facial expressions to emphasize and articulate their message. लोगों ने जो ओरल मैसेज देना है उसके साथ फेस टू फेस में उन्होंने बॉडी लैंग्वेज को जरूर यूज करना है। Many studies conclude that this non-verbal communication, also called body language, is far more persuasive than the actual message itself. तो ओरल में जो बॉडी लैंग्वेज साथ यूज होनी है ये आपके वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल होती है। तो ज्यादा पावरफुल होने की वजह से इसने मैसेज को अफेक्ट जरूर करना है, उसको या ये स्ट्रेंथन करेगी या डाइल्यूट करेगी, वीकन करेगी उसको। तो ओरल याद रखें कि ओरल नॉन वर्बल के बगैर नहीं है, रिटन भी नॉन वर्बल के बगैर नहीं है। रिपोर्ट्स, ईमेल्स, लेटर्स में पेपर का साइज, पेपर का कलर, प्रिंटर और फिर उसका कलर कि किस कलर में आपने इसको लिखा, ये आपकी जो प्रिंटिंग है किस कलर की है, ये सारी चीजें उन्होंने रिटन के साथ साथ अपना रोल प्ले जरूर करना है। रिटन सिर्फ वर्ड से हम मीनिंग नहीं लेंगे, ये सारी चीजों को मिला के मीनिंग लेंगे। इसी तरह से ओरल की जब बात होगी तो नॉन वर्बल को साथ ऐड करके ही मीनिंग लेंगे हम। उसके बाद है विजुअल, फेस टू फेस डिस्कशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नोटिस बोर्ड्स। ये क्या चीज है? अब विजुअल जो है, इसमें विजुअल कम्युनिकेशन में हम ये समझते हैं कि विजुअल्स क्या रोल प्ले करते हैं, किस तरह से कि अगर इसमें ओरल को ऐड ना करें। अब ये जो फेस टू फेस डिस्कशन है ना, यहाँ पे हमने सिर्फ विजुअल को इसमें से देखना है, इसमें वर्ड्स की बात नहीं है। इसमें सिर्फ जो बॉडी लैंग्वेज वगैरह होगी उसको चेक करेंगे, वो चाहे आप फेस टू फेस में चेक कर लें या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चेक कर लें। इस तरह से इसको हमने देखना है। नोटिस बोर्ड जो है उसको चाहिए था कि वैसे इसमें इसको ऐड ना करता, लेकिन बहरहाल अब उसने लिख दिया तो हम इसी को इसके साथ समझ लेते हैं कि नोटिस बोर्ड पे जो चीज़ पोस्ट की जाएगी उसको विजुअली हमने देखना है कि विजुअली वो आपको क्या मैसेज देता है। सिर्फ यहाँ पे नॉन वर्बल में हम जाएंगे, वर्ड्स वगैरह की इसमें हम कोई वर्ड से मीनिंग्स लेने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ जो सामने लगा हुआ है उसकी इंपॉर्टेंस उसके एज अ विजुअल हमने चेक करनी है बस। फिर पिक्टोरियल, पिक्टोरियल जो है ये सारी पिक्चर्स हैं जिसमें चार्ट्स, ड्राइंग्स, ग्राफ्स, यानी ये पिक्चर्स के तौर पे इनको हमने यूज करना है। अब एग्जांपल्स में examples होंगे। Note that the prime purpose of visual aids is to communicate with greater clarity and increase the level of understanding among the audience. पिक्टोरियल का मकसद क्या होता है कि हम जो इसमें मेन हमारा पर्पस होता है विजुअल एड का, वो क्या है? क्लैरिटी, कि हम जो बात कर रहे हैं वो क्लियर हो जाए, एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग द ऑडियंस, ऑडियंस में इनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बेहतर हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। अच्छा, अब ये देखा जाए तो जब हम बात करते हैं ना किसी भी विजुअल की, विजुअल नहीं बल्कि पिक्टोरियल पे हम रहते हैं, पिक्टोरियल्स भी बेसिकली तो विजुअल्स ही हैं क्योंकि देखने में आती हैं चीज़ें ये, लेकिन पिक्चर के तौर पे यूज़ हो रही होती हैं। फेस टू फेस डिस्कशन में तो ये नहीं कि ये बॉडी लैंग्वेज वगैरह चेंज होती रहती है। इस वजह से मैंने कहा था नोटिस बोर्ड्स को इसमें चाहिए था, ना लिखता, इसको पिक्टोरियल में रहने देता तो अच्छा था। लेकिन बहरहाल अब हम यूज इनको क्यों करते हैं, कोई भी विजुअल क्यों यूज किया जाता है, विजुअल एड क्यों यूज होती है, ताकि हम ज्यादा उसमें क्लैरिटी प्रोड्यूस कर सकें और अंडरस्टैंडिंग हमारे रिसीवर्स का बेहतर हो जाए। इन ऑर्डर टू अचीव द ऑप्टिमम बेनिफिट इन अ प्रेजेंटेशन, विजुअल एड्स शुड बी यूज स्पेरिंगली। जो विजुअल एड आपने यूज करनी है उसको हम स्पेरिंगली यूज करें। स्पेरिंगली से क्या मुराद है? कम कम यूज करें। ये नहीं है कि हम कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें विजुअल्स इतने ज्यादा हो जाएं
कि आपका ऑडियंस के साथ और ऑडियंस का आपके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना पॉसिबल ना रहे, और वो बोर्ड्स को ही देखते जा रहे हैं, आपके साथ तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो ये प्रेजेंटेशन क्या हुई? फिर ये कोई देखें, ये कोई नॉन वर्बल कोई मूवी तो नहीं है जो आप किसी को दिखा रहे हैं या सिर्फ पिक्चर्स किसी को शो करना चाह रहे हैं, आप तो खुद भी उसमें शामिल हैं। जब आप खुद हैं तो कम यूज करें, जहां पे जरूरत हो वहां यूज कर लें स्पेरिंगली, टू हाईलाइट एंड गिव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू की पॉइंट्स, के जो आपके की पॉइंट्स हैं उनको क्रेडिबिलिटी देनी है, लोग उनको उनका ट्रस्ट करें, उनको माने कि ये बात आपकी सही है, सिर्फ उनको प्रूव करने के लिए यूज करें, इसलिए कम यूज करें, ज्यादा अपनी बात करें। एक्सेसिव यूज ऑफ विजुअल एड्स वुड लूज देयर एफिकेसी, अगर आप ज्यादा यूज करेंगे विजुअल एड्स को तो इसकी अफादियत, यूटिलिटी, तासीर इसकी वो खत्म हो जाएगी, इसलिए ज्यादा नहीं यूज करने, ज्यादा आपकी अपनी ही कम्युनिकेशन है जो आपने करनी है। विजुअल एड्स मस्ट बी क्लियरली विजिबल टू द इंटायर ऑडियंस, सारी ऑडियंस को वो आपकी विजुअल एड्स पूरी तरह से नजर भी आती रहेंगी। अब वो नजर कैसे आती रहेंगी, इससे क्या मुराद है? ये देखें, इट इज इरिटेटिंग फॉर द ऑडियंस टू लिसन टू अ प्रेजेंटेशन that has visual aids which can be seen only by a portion of the audience in the room। आप किसी रूम में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आप एक कॉर्नर पे खड़े बात कर रहे हैं, आगे आपके लेक्टर्न पड़ा हुआ है जिसपे आपने अपना मटेरियल रखा हुआ है, और उस के पीछे आप बोर्ड पे कोई चीज लिख देते हैं, अब वो सबको नजर ही नहीं आ रही, या फिर इतना नीचे कहीं लिख दी कि वो भी नजर नहीं आ रही, या फिर इतना छोटा लिख दिया, कोई इतना छोटा विजुअल आपने यूज किया, कोई पिक्चर इतनी छोटी जो सबको नजर नहीं आ रही। ऐसी सूरत में इसके लिए ये इरिटेशन होगी आपकी ऑडियंस को। फिर विजुअल एड्स शुड बी डिस्प्लेड ओनली एट द रेलेवेंट पॉइंट्स, जहां पे उसकी जरूरत बनती है कि आपने जो बात की उसके साथ वो विजुअल शो किया जाए। ये नहीं है कि आपने वो बात की, विजुअल लगा हुआ है, अगली बात शुरू हो गई तो लोग पिछले विजुअल को समझ रहे हैं कि शायद उसके साथ आप इसको रिलेट कर रहे हैं, ऐसा ना हो, रेलेवेंट पॉइंट्स पे हो, एंड शुड बी रिमूव्ड और स्विच्ड ऑफ बिफोर मूविंग ऑन टू द न्यू इंफॉर्मेशन। नई इंफॉर्मेशन तक जाने जब आप जाएंगे तो पीछे वाली को रिमूव करें या स्विच ऑफ करें, लिखा हुआ कुछ पिक्चर ड्रॉ की हुई उसको इरेज कर दें। एन इररेलेवेंट विजुअल एड क्रिएट्स डिस्ट्रैक्शंस अमंग द ऑडियंस, जो इररेलेवेंट विजुअल एड होगी उससे डिस्ट्रैक्शन होगी, लोग कुछ और समझेंगे कि ये तो कोई और बात बताई जा रही है। आपने बात की कहीं पे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की, कि एक्सपोर्ट्स उसका ग्राफ आपने जब शो किया, ग्राफ लगा दिया इंपोर्ट वाला, तो ये डिस्ट्रैक्शन है, उन्हें समझ नहीं आएगी कि ये क्या बना, डिस्ट्रैक्शन, वो उस पिक्चर की वजह से आपकी बात को भी सही समझ नहीं पाएंगे। फिर a visual aid should contain only such information which can be easily comprehended by the audience, जिसको ऑडियंस इजीली समझ सके, ऐसी आप विजुअल एड्स यूज करें, लेकिन इररेलेवेंट जो होगी वो तो समझ में भी नहीं आने देगी कि क्या हुआ। तो इसलिए ऐसे विजुअल एड्स यूज करना जिनमें ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो कि ऑडियंस जिसकी वजह से आपकी बात को समझ ले। A visual ad showing clip arts from well-known sources should be avoided as it shows lack of original professional knowledge of the subject। देखें, अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन देते हैं ना तो आपकी बात थोड़ी सी ऐसी हो जो हर ऑडियंस के पहले से नोटिस में ना हो। आप देखें ना कि मैं आपको, अगर आप कॉलेज आते हैं तो आपको एग्जाम्पल जब दूं तो एग्जाम्पल सारी सारी इस तरह की हो कि ये कॉलेज का गेट, अगली बात आई फिर कॉलेज का गेट, आप कहते हैं यार कॉलेज का गेट तो हमने भी देखा हुआ है, ये तो इसमें तो ऐसी कोई बात कोई नहीं है। आपकी कोई रेफरेंस दे तो रेफरेंस में क्या होता है, गूगल पे जाकर किसने चेक किया वो पहला रेफरेंस वही आ रहा है। किसने मौके पे देखे, लोग प्रेजेंटेशन में बैठे होते हैं ना, वो तो उसी वक्त भी गूगल करके देखते रहते हैं, तो वो कहते अच्छा लो ये प्रेजेंटेशन दी जा रही है, ये तो हमें भी पता है। इस तरह का ना हो, तो जहां भी आपने कोई विजुअल एड्स वगैरह को यूज करनी है, क्लिप आर्ट्स वगैरह यूज करने हैं, तो वेल नोन सोर्सेज से ना लें, उनको अवॉइड करें, क्योंकि हर आदमी के पास अगर सारी इंफॉर्मेशन वही है। अब देखिए, आपको सारी एग्जांपल्स ऐसी बुक में से दी जाएं कि जो आपके सामने ओपन पड़ी हुई है, बाकी वो एग्जांपल ही नहीं है, आप कहते हैं यार इसमें क्या है, ये तो हमारी बुक में पहले से लिखा हुआ है। इसलिए वेल नोन सोर्सेज से अवॉइड करें, क्योंकि इससे ये लगेगा कि आपको अपना नॉलेज नहीं है। आप कहीं और से लेंगे ना तो आपसे ये कोई थोड़ी पूछेगा जी कि आपने अपने पास से बनाई एग्जांपल या कहीं से ली है। हाँ, वो जब आप इजीली जो लोगों के लिए एक्सेसिबल है सबके लिए वो नहीं यूज करेंगे तो लोग यही समझेंगे
कि आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि ये आम नहीं है, हालांकि वो आपने कहीं से ली होंगी। फिर आफ्टर offering the explanation of the contents of the visual aid, the speaker should immediately turn face towards the audience and continue to speak. जब आपने कोई चीज एक्सप्लेन कर दी विजुअल्स के साथ, उसके बाद दोबारा आप आई कांटेक्ट मेंटेन करें, ऑडियंस की तरफ देखें और उनसे बातचीत शुरू कर दें, ताकि ये विजुअल एड्स ही असल प्रेजेंटेशन ना बन जाए। विजुअल एड्स तो आप यूज कर रहे हैं सिर्फ सपोर्ट के लिए, असल तो आपकी प्रेजेंटेशन है। दैट्स इट, इट्स इनफ फ्रॉम मी फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? ये कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो कल फिर इंशाल्लाह इंग्लिश में मुलाकात होगी। ओके देन, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।